जिस कांग्रेस ने देश की गली सड़कों चौक चौराहे पर अपने ही परिवार के नाम के पार्ट जड़ दिए हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाई। मोदी की गारंटी का दौर है। नए भारत की घोर, आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें, खोजे अपनी ठोर। नीरस और कांग्रेस पर हमला इसलिए कि खतरा ही कांग्रेस से है, इंडिया गठबंधन से। महंगाई बढ़ रही है और जो खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसका ब्यौरा देते प्रधानमंत्री जी। नेहरू जी कहते थे, अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दूसरे कार्यकाल के अंतिम स्पीच और तीसरे कार्यकाल का आह्वान करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपना संबोधन दिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए लोकसभा में जो पिच सेट की थी, उसी पर आज उन्होंने एक बार फिर आक्रामक बैटिंग जारी रखी। पीएम मोदी ने जहां एक तरफ विकसित भारत का संकल्प लेते हुए अपने तीसरे कार्यकाल की गारंटी दी, वहीं दूसरी ओर उन्होंने विपक्ष पर धुआंधार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि एनडीए 400 के पार होगा, लेकिन कांग्रेस के लिए 40 से पार जाना चुनौती है। बंगाल याद दिलाया, कहा ये 40 वाली चुनौती तो बंगाल से आ रही है, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि आप 40 बचा ले जाएं। पीएम मोदी ने कांग्रेस को दलित, पिछड़ा, आदिवासी विरोधी बताते हुए नेहरू को, जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को आरक्षण विरोधी करार दिया। उन्होंने नेहरू जी की मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी का जिक्र किया और उस चिट्ठी का जिक्र करते हुए कहा कि जिसमें उन्होंने कहा था कि वो नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हैं। वो ये मानते हैं कि अगर इस तरह से पिछड़ी जातियां नौकरियों में आ जाएंगी तो पूरे देश की परफॉर्मेंस पर असर होगा। वहीं पीएम मोदी ने आज विपक्ष पर जाति जनगणना वाला वार भी किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी को कभी भी पूरा आरक्षण नहीं दिया। अब ओबीसी का पूरा समीकरण आपको समझा देते हैं। दरअसल 2019 के चुनाव में बीजेपी को पिछड़ों का पूरा समर्थन हासिल मिला। 44%, जो एक वक्त पर 2014 में 34% था, वो 2019 आते आते 44% ओबीसी वोट बीजेपी को मिला। कांग्रेस के लिए वोट करने वाले ओबीसी 2014-2019 में 15% बने रहे। 2014 में 43% ओबीसी वोटर्स ने क्षेत्रीय पार्टियों को वोट दिया था, जो कि 19 में आते आते क्षेत्रीय दलों से भी छिटक गए। 27% रह गया वहां पर। 43 से आप देखिए डाउनफॉल 27% पर पहुंच गया क्षेत्रीय दलों का, जिनको माना जाता है कि ज्यादातर पर राज्यों में ओबीसी वोट बैंक पर उनकी पैठ रहती है। हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि बीजेपी के 400 पार का टारगेट कैसे पूरा हो सकता है। दक्षिण के 4 राज्यों की 100 सीटों पर बीजेपी के पास अभी सिर्फ 4 सीटें हैं। इन 4 राज्यों तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बीजेपी के पास बड़ा मौका है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बता दें सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा सांसद, तो हमारे साथ जुड़ ही रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी हमारे साथ मेहमान होंगे, लेकिन 3 खास मेहमान यहां पर मोर्चा स्टूडियो में मेरे साथ संभाल चुके हैं। राधिका खेड़ा जी जुड़ गई हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अनुराग भदौरिया जी, स्वागत है आपका, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, नेता जेडीयू के, और आनंद दुबे जी, जो हमेशा मुंबई से जुड़ते थे, आज पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे का पक्ष रखने के लिए यहां पर स्टूडियो में। स्वागत है आप सभी का। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मोदी की गारंटी का दौर है। नए भारत की घोर, नए भारत की घोर, आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें, आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें, खोजे अपनी ठोर। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, अगर बाबा साहब न होते ना, तो शायद
कि SC ST को आरक्षण मिलता कि नहीं मिलता, ये भी मेरे मन में सवाल उठा। नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। दलित, पिछड़े और आदिवासी, कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी है। पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाई, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। सबसे नीरस भाषण और कांग्रेस पे हमला इसलिए कि खतरा ही कांग्रेस से है, इंडिया गठबंधन से। मुझे अगर एक लाइन में कहना हो तो शारीरिक रूप से नहीं कहना, लंबी आयु, ये मोदी सरकार का टाइम डिक्लेरेशन था राजनीतिक रूप से। मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तिहान वजह से शांति से बोल रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि 2 स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते। एयर इंडिया को किसने तबाह कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया, ये हालत कौन लाया था? कांग्रेस पार्टी और यूपीए। ये 10 साल की उनकी बर्बादी से मुंह नहीं मोड़ सकते। LIC को लेकर भी पता नहीं कैसे कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे। LIC का ऐसा हो गया, LIC का वैसा हो गया, LIC का यूं हो गया। मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं, आज LIC के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हुए। वही राहुल गांधी, वही कांग्रेस पार्टी का 75 साल का जो इतिहास है। अरे नेहरू जी ने जो किया वो अपने समय पे किया, अपने हिसाब से किया। जनता ने उनको चुनकर भेजा, उन पर विश्वास जताया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। अब जब उनको अपमानित करते हैं, देश की जनता को अपमानित करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको चुनकर भेजा था। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देगी। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी से ही पहला प्रश्न रहेगा। सुधांशु जी, ये जो पीएम ने आरक्षण का मुद्दा उठाया है, अब तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस करेंगे और 50% जो आरक्षण का लिमिट है उसको भी वो खत्म करने वाले हैं। ऐसे में नेहरू की पुरानी चिट्ठी से कैसे फायदा होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए अंजना जी, समस्या क्या है कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। पुरानी चिट्ठी नेहरू की हो या आज, ये बताइए, कर्नाटक में तो स्पष्ट बहुमत की सरकार है, जातिगत जनगणना क्यों नहीं बाहर कर रहे? डीके शिव कुमार ने खुली चुनौती दे रखी है कि अगर जातिगत जनगणना बाहर की तो सड़क पे आके संघर्ष करेंगे। और यह विषय सदन के पटल के ऊपर हमारे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने खड़गे जी की तरफ इंडिकेट करते हुए कहा कि आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और कर्नाटक में आपकी सरकार खुलेआम इसका विरोध कर रही है। तो खड़गे जी के मुंह से क्या निकल गया? अरे वो लोग तो आप ही की तरह हैं। वाह भाई वाह, हिमाचल क्यों नहीं कर रहे भाई? इसीलिए कहते हैं। और खाली नेहरू की बात नहीं थी अंजना जी, इंदिरा जी के जमाने में क्या नारा था? नेहरू जी ने 1955 में काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, 53 में बनाया गया, 55 में रिपोर्ट आई, 77 तक कांग्रेस की निर्बाध सरकार रही, 22 साल वो ठंडे बस्ते में रही।
इंदिरा जी के जमाने में नारा क्या था? जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। मंडल कमीशन 78 में बना, जनता पार्टी की सरकार में 80 में रिपोर्ट आई, 9 साल तक वो दबी रही राजीव गांधी जी के जमाने में। ठीक, राजीव गांधी जी ने 9 नवंबर 1990 को मंडल का विरोध करते हुए यह कहा कि जो वीपी सिंह सरकार करने का प्रयास कर रही है, यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कोई जाके उनका संसद का भाषण सुन ले, यह देश को विभाजन करने वाला है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी अंग्रेजों के जमाने में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसके कम्युनल अवार्ड की तरह है, जिसपे भारतीयों को बांटने। यह कौन कह रहा है? राजीव गांधी जी 1990 में। अब आइए साहब, ये यूपीए की सरकार, जब ये कैबिनेट के ऊपर एक सुपर कैबिनेट बनी थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, बोले थे अपने राहुल गांधी जी कि मैं तो चौंक जाता हूं कि सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कितने। अगर गांधी जी और इंदिरा गांधी के जमाने में आरक्षण मिल गया होता तो आज आपको पूरे दिखाई पड़ते। 1992 बैच के थे वो तो थे नहीं, मगर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में कितने बैकवर्ड थे तो बता दो मेरे भाई, जिसमें सुपर प्राइम मिनिस्टर था और सुपर कैबिनेट थी। 2014 में यह था। अब क्या है कि जब लगा कि कुछ नहीं है तो छटपटाहट पे ये कर रहे हैं, मगर क्या बताएं, पुराने कर्म और आज के भी न कर्नाटक की सरकार आंकड़ा जारी कर रही है जो कि वो कह रहे हैं किया हुआ रखा है, वो जारी नहीं कर रहे हैं, न हिमाचल की सरकार कर रही है, और दिल्ली में आके ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है जनता को पूरी तरह समझ में आ जाता है कि चेहरे के ऊपर चेहरा लगाकर कौन कौन सा चेहरा छुपाने का प्रयास करता है, मगर हकीकत में असली और नकली चेहरा का नकाब पूरी तरीके से जनता के सामने उतर चुका है कि कांग्रेस दलित, पिछड़ा और SC ST की विरोधी रही है। यह आज से नहीं, 60-70 साल से इनकी स्थापित नीति है, जो इनकी बिल्कुल कदम कदम पे हर स्टेप पे दिखाई पड़ती रही। ठीक है राधिका जी, आज दिल्ली में नीतीश बाबू मिलने आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनडीए में जाने के बाद। उधर अजीत पवार ही असली एनसीपी हैं, घड़ी चिन्ह उन्हें मिल गया है, एनसीपी अब उनकी हो गई है। इधर आपने देखा ही है उत्तर प्रदेश में आरएलडी क्या कर रही है, जयंत चौधरी भी एनडीए में चले गए हैं। उधर भगवंत मान पहले ही बोल चुके हैं 13 सीटों पर लड़ेंगे, ममता दीदी आंखें तरेर रही हैं। आप लोगों के पास अब क्या है इंडिया गठबंधन के नाम पर? सवाल का पहला हिस्सा। दूसरा, आरक्षण से लेकर उत्तर दक्षिण लड़ाने सब पर पीएम घेर रहे हैं, सब पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि इधर गारंटी है, उधर बिना वारंटी वाले हैं, अपना ठौर कहीं और ढूंढे। अंजना जी, शुरुआत मोदी जी से करते हैं, देश के प्रधानमंत्री है तो उन पर बाद में कैसे सवाल पाए, शुरुआत उधर से ही करते हैं। 2003 और 4 का समय मुझे पिछले कुछ दिन से याद आ रहा है मोदी जी के भाषण सुन के। आपको याद है इंडिया शाइनिंग बहुत चल रहा था और कांग्रेस को तो जी कोई कुछ मान ही नहीं रही थी। भारतीय जनता पार्टी हर तरफ वाजपेयी जी के वाह वाह हो रही थी और इंडिया शाइनिंग भाई डिक्लेयर हो चुका था, चुनाव जल्दी करा दिए गए थे। इसी तरीके का माहौल था कि सरकार तो आ रही है। नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार बनी, यूपीए की सरकार बनी, और जो कोई नहीं सोच सकता था, सोनिया गांधी जी को देश की जनता ने चुना। वो चाहते थे, क्योंकि उनके नाम पे सारा चुनाव हो रहा था, वो चाहते थे देश के लोग कि सोनिया गांधी जी आगे आए और प्रधानमंत्री बने। और अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो सबसे बड़े नेता, जो 2 से लेकर पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाए, उनको हराने का काम किया। आज भी वही हो रहा है हर तरफ। लेकिन हाँ, एक फर्क है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ ना किसानों ने मोर्चा खोला था, ना देश की पहलवानों ने मोर्चा खोला था, ना देश के खिलाड़ियों ने अपने अवार्ड्स वापस करे थे, ना देश के जवानों ने मोर्चा खोला था। ओपीएस हो या जो नई अग्निवीर स्कीम हो, उसको लेकर किसी ने मोर्चे नहीं खोले थे, ना ट्रेड यूनियंस। हर जना आज महिलाएं हो, सब जने परेशान है। ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय नहीं हुआ था जो मोदी जी के समय हो रहा है। तो जैसा मैंने कहा, इंडिया शाइनिंग तब भी था, अभी भी ये कह रहे हैं। और आज जो हमने देखा ना, एक फैन मूवमेंट कहते हैं ना, मोदी जी से बड़ा फैन अंजना जी, नेहरू जी का मुझे नहीं लगता इस समय देश में कोई है। क्योंकि जब देखिए उनका सुबह शाम दिन रात हमेशा सिर्फ नेहरू जी से ही होती है। बहुत अच्छी बात है, वो देश की जनता, वो युवा पीढ़ी को पुरानी चिट्ठियां और सब बताते हैं। बताना चाहिए कि असली हकीकत क्या है, क्योंकि उस समय में वो देश के प्रधानमंत्री बने थे जब इस देश में एक सुई भी नहीं बनती थी। और आज आप बात कर रहे हैं अपने भाषण में कि 5 साल में बुलेट ट्रेन चालू हो जाएगी। अरे जो ट्रेन आज है, आप उनको समय पे चला नहीं पा रहे। 6-6, 7-7 घंटे आपकी सारी ट्रेन देर से चल रही हैं, आपकी ट्रेन कैंसिल हो रही हैं। आपके पास जो ट्रेन का सिस्टम है वो चल नहीं रहा। लोग बैठे रह जाते हैं स्टेशन पे, कोयले की ट्रेन निकल के चली जाती है और पैसेंजर ट्रेन वही रह जाती है 6-6 घंटे। और लोग अपने बीमार मां से मिलने नहीं जा पा रहे, अपना इलाज कराने नहीं जा पा रहे, कहीं दर्शन करने नहीं जा पा रहे। आपने बुजुर्गों को जो सस्ता किराया मिलता था, ये कह के कि बुजुर्ग हमारे पे बोझ है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते ट्रेन में, वो
तक बंद कर दिया, और आप बात करें बुलेट ट्रेन लाने की। और मोदी जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि नेहरू जी को जब ये देश मिला था, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी पहली, तो क्या स्थिति थी देश की, क्या होता था? हमें अमेरिका से उस समय पे चावल भी ऐसा मिलता था जो जानवरों को खिलाया जाता था। आज देश की स्थिति क्या है? नेहरू जी ने जो 70 और कांग्रेस की सरकारों ने उसके बाद, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, हमारी सरकारों ने मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। 10 सेकंड दीजिए। अरे ममता दीदी कह रही है ना, आज पीएम ने भी उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 40 की चुनौती ममता दी दे रही हैं। वो कह रहे थे प्रार्थना करेंगे कि आप लोग 40 बचा लें। हाँ। मेरे को एक बात खत्म करने दीजिए, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। मोदी जी कहते हैं कि नेहरू जी सब चीज के खिलाफ थे, आरक्षण के खिलाफ थे, अंबेडकर जी थे इसीलिए हो गया। जब नेहरू जी और सबके साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया, 70 साल में भारत को आज यहां लाने का काम किया, कि आज जो मोदी जी कहते हैं मैं एक गरीब परिवार से आता हूं, मैं चाय बेचता था, और चाय बेचने वाला गरीब परिवार वाला आदमी आज प्रधानमंत्री बन सका, तो ऐसा सपना और ऐसा देश भारत को बनाया। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? पीएचडी करने के बाद, एमबीए करने के बाद आप क्या कह रहे हैं युवाओं को? जाके पकौड़े तलिए और पान की दुकानें खोलिए। यह फर्क है नेहरू जी के विजन और मोदी जी के विजन में। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको टोक रही हूं। शरद पवार गुट को ईसी ने नाम दिया, नाम मिल गया है उन्हें, शरद पवार गुट। एनसीपी शरद चंद्र पवार होगा पार्टी का नया नाम। एनसीपी शरद चंद्र पवार, शरद पवार को मिला पार्टी का नया नाम, क्योंकि भतीजे अजीत पवार को तो एनसीपी मिल गई। वो पार्टी जो कि ओरिजिनल पार्टी खड़ा की थी एक वक्त पर शरद पवार ने, घड़ी जिसका चुनाव चिन्ह था, वो तो अजीत पवार गुट को मिल गया, ज्यादा लोग उनकी तरफ थे। इधर चुनाव आयोग ने शरद पवार को इजाजत दी है, शरद चंद्र पवार इस नाम से ये पार्टी का नया नाम उन्हें मिल गया। यानी महाराष्ट्र की सियासत में भी अब जबरदस्त खलबली इसके बाद मचेगी, आप देखेंगे। इस पर भी रिएक्शंस आएंगे। लेकिन दो पार्टियां जो वहां पर टूटी हैं, बिखरी हैं, उनके एक हिस्से यहां बैठे हुए हैं हमारे साथ दुबे जी, शिवसेना उद्धव गुट वाले। तो एक रिएक्शन जल्दी से इस पर हो जाए। दुबे जी, मिल गया शरद पवार जी को भी शरद पवार चंद्र वाली एनसीपी। अंजना जी नमस्ते। देखिए, ठीक बात है कि शिवसेना को पहले तोड़े, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़े, दोनों के पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया, नाम छीन लिया। लेकिन जनता कैसे छीनोगे? जनता के दिलों में तो ये दोनों नेता वास करते हैं, चाहे शरद पवार साहब हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी हो। जब चुनाव आएगा तब चुनाव में फैसला होगा। लेकिन अंजना जी, मुझे कहना पड़ता है कि हमने बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा, जो 2024 में बात करते हैं तो हमारे उन महापुरुषों का जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने देश की आजादी में एक अहम भूमिका निभाई। अरे क्यों इतना कोसते हैं आप? आपको वर्तमान के लिए हमने चुना था, अतीत के लिए नहीं। आपके 90 मिनट के भाषण हो, चाहे राज्यसभा में और चाहे 100 मिनट से ज्यादा लोकसभा में, हर भाषण में केवल कांग्रेस, केवल नेहरू जी। अरे भाई, आपने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा था, जिन मुद्दों पर बात करके हमारे पास आए थे, हमारे प्रधानमंत्री बने थे, उन पर तो आप कोई बात नहीं करते और केवल अहंकार से भरे हुए हैं। और अहंकार तो ऐसा कि देखिए, अहंकार दो प्रकार का होता है। राम भगवान को भी अहंकार का ज्ञान था, रावण को भी अहंकार का ज्ञान था। लेकिन राम भगवान को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। अरे प्रभु, इधर देखिए ना, ममता दी को कौन सा ज्ञान है? 40 भी नहीं आएंगे। ममता दीदी ने कहा कि 40 भी नहीं आएंगे, ये सबको बताया जा रहा है। लेकिन हमारे नेता संजय राउत जी ने कहा, संजय राउत जी ने कहा कि 150 से ज्यादा कांग्रेस पाएगी। इस पर कोई बात नहीं कर रहा। अरे जैसे ममता दीदी एक अलायंस पार्टनर है, वैसे शिवसेना एक अलायंस पार्टनर है। अगर हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 150 से ज्यादा सीटें, ये भी बदल गए, पलट गए, ये बगल में जो बैठे हैं आप। अब ये तो ये जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के मुखिया चाचा जी हैं, हम सबके पूरा देश उनको चाचा कहता है। तो मैं उनको नहीं कहूंगा कि चाचा पलटी राम है या पलटू राम है, लेकिन हाँ, चाचा ने जितनी बार नहीं बोलूंगा बोल के बोल रहे हैं। नहीं, मतलब मेरी कैसे मर्यादा है फिर? नहीं, मेरी इच्छा नहीं, मैं उनका बहुत। एक और बड़ी खबर आ गई है, संजय सिंह की नहीं, दूसरी खबर है ये, उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास हो गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास हो गया है। धामी साहब ने बीते दिन इसे टेबल किया था और उत्तराखंड असेंबली में यूसीसी बिल पास हो गया। और ऐसा माना जा रहा है कि इसके बाद कई अन्य राज्य, जिसमें
राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कई जगहों पर ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, वो सब इस राह जा सकते हैं। यूसीसी बिल, इससे पहले आपको बता दें, गोवा में लागू है और अब उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। इसका विरोध करने वाले कहते हैं ये मुस्लिम विरोधी बिल है, लेकिन बीजेपी जो इसे ला रही है वो कह रही है कि ये सोच और वैचारिकता की बात है, समाज में परिवर्तन लाने के लिए ये बिल जरूरी था। हालांकि आपको बता दें, ट्राइबल्स को इससे अलग रखा गया है, लेकिन अन्य सभी धर्मों पर यह बिल लागू होगा। बड़ी बड़ी बातें अगर इसकी देखें तो बहुविवाह से लेकर कई ऐसी कुरीतियां हैं जिस पर प्रतिबंध इसके जरिए लगेगा, तो दूसरी तरफ लिव इन रिलेशनशिप पर भी सख्ती की गई है, जिसमें अगर पुलिस थाने में उसकी पूरी जानकारी नहीं दी जाती है तो जेल तक का प्रावधान किया जा रहा है। ये वो यूसीसी बिल है, ये देखिए उत्तराखंड में बिल पास हो गया। सुनिए। जी को उत्तराखंड राज्य की इस विधानसभा की ओर से बधाई संदेश प्रेषित करने के लिए सदन की अनुज्ञा चाहता हूं। प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया है, क्या यह सदन सहमत है? जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाथ है। माननीय सर्वसम्मति से सर्वसम्मति माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाए। प्रश्न यह है। दुबे जी, बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा हुआ है। यूसीसी वो चाहते थे देश में लागू हो, वो लागू हो गया है, तो अच्छी बात है ना, खुश है, अच्छी बात है। आपके लिए बड़ी मुश्किल परिस्थिति हो गई है। जब धारा 370 आपने हटाई, हाँ। सबसे पहले हमने आपका साथ दिया, आपका समर्थन। ठीक है, एक सेकंड में लौट रही से रिपोर्टर के पास जल्दी से चल रहा है। आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, शायद अगर हम देखें तो इस बिल के पास होने के साथ ही एक नए इतिहास का आगाज इस देश में हो रहा है, क्योंकि यूसीसी के लिए उत्तराखंड पहला राज्य होगा। संदेश यही है बीजेपी शासित राज्यों से, और उसी इतिहास के गवाह बन रहे हैं सारे लोग। ढोल नगाड़े लेकर के पहले कार्यकर्ता 1 घंटे से पहुंच चुके हैं। भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे, ढोल नगाड़ों से स्वागत। और इतिहास इसलिए भी क्योंकि कई सारे राज्यों की भी नजर उत्तराखंड के इस कानून पर थी, फिर चाहे वो गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या आसाम हो, जिन्होंने ये कहा था कि जैसे ये कानून पास होगा उसके बाद हम भी आगे बढ़ेंगे। यानी आप समझिए कि एक जो ब्लूप्रिंट तैयार होगा, अगर पैन इंडिया ये कानून को लाना है तो ये एक टेस्ट केस होगा। उत्तराखंड में इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, सीधे एक बार तस्वीरों के साथ भी साथ में छोड़े चलते हैं। सुबह से तमाम सारे कार्यकर्ता बैठे थे कि 2 दिनों का ये जो सत्र चला और आज शाम को कानून को मंजूरी मिल जाएगी, कोई अड़चन नहीं आई, विरोध ना के बराबर रहा और बहुमत बीजेपी के पास था। लेकिन अब इस कानून का इंप्लीमेंटेशन कैसा होता है, इसके साथ जाहिर अगला कदम बढ़ाएगा गुजरात, उसके बाद असम और लगभग सभी बीजेपी शासित राज्य फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ेंगे। और तब ये भी आप समझ लें कि जो ब्लूप्रिंट होगा पैन इंडिया के लिए वो बीजेपी के हाथ होगा कि क्या इसे राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन जो जोश में कार्यकर्ता उत्साह में यहाँ पर है, कितना बड़ा दिन बीजेपी के लिए, क्योंकि दशकों से उनका ये एजेंडा था कि 370 के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, और आज उत्तराखंड ने वो इतिहास बनाया। मोदी जिंदाबाद। आज पूरा उत्तराखंड राज्य बहुत खुश है क्योंकि यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ। हम पुष्कर सिंह धामी जी का पूरे हृदय की गहराई से क्या ये मॉडल बनेगा पूरे देश में ये कानून आगे आने के लिए? बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पर जो है यूसीसी जैसा कानून बनना ही चाहिए। ढोल नगाड़ों की ओर लिए चलते हैं जहाँ पर जश्न चल रहा है, नाच गाना, महिलाएं पुरुष बड़ी संख्या में, और वो सब यहाँ इकट्ठा हुए थे कि जैसे कानून पास होगा उसके तुरंत बाद मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो है मुकुट से लेकर के पगड़ी, माला, गमछा सब कुछ लेकर के यहाँ पर आया गया। और सड़कों पर आप समझिए पहले लोग कम थे, लेकिन जैसे जैसे शाम मुझे लगा कि आज वोटिंग होगी उसके बाद यहाँ संख्या बढ़ने लगी, और उसमें भी ज्यादातर संख्या जो है वो महिलाओं की। ठीक इस तरफ विधानसभा जहाँ पर आज उत्तराखंड ने इतिहास रचा है। मैं देहरादून में ठियोग विधानसभा के बाहर, ये विधानसभा है और उसी जगह पर हूँ विधानसभा में जहां अंदर कानून पास हो रहा था। और जैसे ही वो नारेबाजी के साथ जय श्री राम का उद्घोष हुआ और ये प्रस्ताव उसके बाद पारित हुआ, तुरंत मैं बाहर आया ये दिखाने के लिए कि कैसे यहाँ पर आज कम से कम किसी सेलिब्रेशन से कम मौका नहीं है। एक बार जल्दी से आशुतोष, क्योंकि आप विधानसभा के बाहर है जैसा कि आपने बताया, और उत्तराखंड पहला राज्य देश में बना है,
इस बात पर इन लोगों की प्रतिक्रिया लीजिए। आम लोग भी हैं या ज्यादातर पार्टी से जुड़े लोग हैं? देखिए, सामान्य स्तर पर सरकार की ये बड़ी अचीवमेंट देखी जाएगी तो सबसे पहले सेलिब्रेशन में जो देखेंगे वो ज्यादातर पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता ही होते हैं। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लगातार कह रहे कि ये पूरा कानून महिलाओं को अधिकार देगा। महिलाएं कितनी खुश हैं? उत्तराखंड की सारी महिलाएं पूरी मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हैं और महिलाएं बहुत खुश हैं क्योंकि समान नागरिकता कानून पास हुआ है। इसमें महिलाओं को अपने अधिकार मिलेंगे। देश में भी ये कानून लागू होगा क्या? हाँ, ये तो होगा ही कानून, क्योंकि जो उत्तराखंड से आवाज जाती है, हिमालय से जो आवाज निकलती है, वो पूरी दुनिया में सुनी जाती है। ये पूरी दुनिया में लागू होगा। भारतीयों की शुरुआत उत्तराखंड से है तो देश भर को पानी मिलता है। तो महिलाएं खुश हैं आज? बिल्कुल खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। धामी जी की ये पहल जो है पूरे देश में व्याप्त होगी। जी अंजना, धन्यवाद आपका आशुतोष जुड़ने के लिए। और वहां पर जो जश्न इस वक्त मन रहा है उत्तराखंड में वो देश तक पहुंचाने के लिए ये देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर विधानसभा के बाहर बिल पास होने के साथ ही जश्न ढोल नगाड़ों के साथ और महिलाएं खासी उत्साहित इस नए बिल के पास होने के बाद। उत्तराखंड पहला राज्य जरूर बन गया है। आगे क्या होता है नजर हमारी रहेगी। लेकिन दुबे जी, बाला साहब का सपना पूरा हुआ है। बिल्कुल, बाला साहब ठाकरे जी का सपना रहा। हमने समय समय पर बीजेपी पूरा कर रही है। अब उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पूरा तो वही करेंगे, लेकिन उन अधिकारों का क्या जो अधिकार हमें इस समय प्रेजेंट में वर्तमान में मिले हुए हैं। विपक्ष की उतनी ही भूमिका होती है जितनी सरकार की भूमिका होती है। आप विपक्ष मुक्त भारत की बात यदि करते हैं तो यूसीसी का प्रावधान पूरा कैसे करेंगे आप? यूसीसी तो तब होगी ना कि जब सबका साथ सबका विकास धरातल पर आएगा। आप एक तरफ पार्टियों को तोड़ते हैं, मोड़ते हैं। मैं आ रही हूँ वो विपक्ष मुक्त देश चाहती है बीजेपी। मोदी जी ने दोनों सदनों में जिस तरह से बात रखी है, कहीं ना कहीं उन्होंने एक अंधेरा छांटने की कोशिश करी है, भविष्य की ओर संकेत दिया है। और उन्होंने उम्मीद की कि मैं चाहता था कि विपक्ष, उन्होंने आह्वान भी किया कि पूरा विपक्ष एक साथ मिलकर इस राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य करे। लेकिन उनको इस बात का क्षोभ और दुख रहा कि विपक्ष ने सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई और विपक्ष को उन्होंने शुभकामना दी कि आप इसी तरह बने रहे। दुबे जी हंस रहे हैं। मैं वो हंसे, इस बात पे उनको हंसी आ सकती है। 4 दिन पहले नहीं, ठीक है, आप उस बात को कह सकते हैं कि 4 दिन पहले हमारी क्या हो सकता है इसमें, तो आप लोगों को अब पीएचडी भूमिका अलग थी। लेकिन मैं आज के राज्यसभा में उनके भाषण पर उन्होंने एक चीज बहुत अच्छा बताया कि 44% जिस देश का दलित समाज उच्च शिक्षा में पहुंचा हो और 65% आदिवासी समाज उच्च शिक्षा में पहुंचा हो, 2 ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनी हो, ये आज के भारत के लिए गौरव की बात है। और उन्होंने सभी जाति संप्रदाय से आह्वान किया कि अंधेरा जो आगे 3.0 में छटना चाहिए, उन्होंने जो भरोसा दिया है वो भरोसा उस तरह से झलकता है जैसे अटल जी ने कभी कहा था, अंधेरा छटेगा, सुबह निकलेगा और कमल खिलेगा। ये सुबह आप लोगों को क्यों नहीं? मुझे ये सुबह वो कह रहे, पीएम ने भी कहा कि नकारात्मकता फैलाने की कोशिश है हर मुद्दे पर। कमिटेड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करी है उन्होंने कि अगर किसी राज्य में किसी की सरकार किसी अन्य पार्टियों की हो तो वो कॉम्पिटिटिव कमिटेड फेडरलिज्म से वो राष्ट्र और राज्य आगे बढ़ सकता है अगर विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाए। मैं उस विपक्ष का गवाह रहा हूं जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता होते थे और वो सकारात्मक विपक्ष हमने देखा है। अगर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी 15 दिन पहले मैं आज जो कह रहा हूं मैं वो सत्य ही कहता है। रिप्रोग्रामिंग कैसे? कोई रिप्रोग्रामिंग नहीं है। आज जो मैं कह रहा हूं विकास दर को देखते हुए और बिहार को देखकर कि उसकी विकास दर देश में सबसे अधिक है। देखिए हालत ये होगी भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी की गारंटी में बंधी हुई है भ्रष्टाचार की घंटी। ये गारंटी की घंटी बजाएंगे और भ्रष्टाचार का पैसा अपनी अंटी में ले जाएंगे। आप बताइए, बदायूं की घटना बता दूं सुधांशु जी, आपके सांसद निकल गए। सुनिए पहले मैं बता दूं, अब इनके बदायूं में सांसद जी धर्मेंद्र कश्यप बांट रहे थे कि हमने पीएम आवास के घर बांट रहे थे। एक दादी माँ आई, उनको चाबी दे रहे थे, दादी माँ कैसा लग रहा है? उसने कहा अच्छा तो लग रहा है बेटा, लेकिन 1,30,000 रुपए का है, 30,000 रुपए तो हमसे ले लिए गए हैं। तो भ्रष्टाचार आपके यहाँ एक दादी माँ से 30,000 रुपए आप ले लेते हो घूस के नाम पे और 1,30,000 रुपए का घर देते हो, मतलब 1 लाख रुपए का घर उसको मिल पाया। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है आपका, जरा बता दीजिए। और जहां तक कि आप बात कर रहे थे, अगर हम दूसरी बात बता दें, अमेठी में क्या हुआ, आप पीएम आवास एक गरीब व्यक्ति को अलॉट करते हो, वो बेचारा उसको अपनी छत डालनी है, इसके लिए दिल्ली काम करने आता है, दूसरे के घर में डेंटिंग पेंटिंग करता है
और आपका बुलडोजर उसके घर को गिरा देता है। अरे पीएम आवास का घर भी क्या इलीगल बनता है क्या? ये बता दीजिए आप। तीसरी बात, आप बहुत बातें कर रहे थे। पहले तो आप कहते थे यहां पे सिर्फ 4 जातियां ही होती हैं, गरीब, युवा, महिला, किसान। हम पीडीए की बात करते थे, हम कहते थे यहाँ पे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो हमारे पिछड़े अगड़े हैं और आधी आबादी की बात कर रहे थे। आप उसी रास्ते पे घूम के आ गए ना। आप वही पीडीए की बात आप भी करने लगे, आरक्षण की बात आप भी करने लगे। अरे मेरी बात पूरी, मैं आपके बीच में उठूंगा। जिस आरक्षण की बात मैं कर नहीं, एक मिनट रुकिए। जिस आरक्षण की अरे बात होने दीजिए ना, पहले मेरी बात होने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला। सविता सी के बीजेपी में जाने के बाद आप भी बदल गए क्या? नहीं, और मैं आपसे पूछता, जब आपसे बात की जाएगी ग्रेजुएट, इस देश के अंदर में ग्रेजुएट पता है कितने बेरोजगार हैं? 13.2% ग्रेजुएट। अगर पीजी की बात करेंगे 12.2% पीजी यहां पे जो पोस्ट ग्रेजुएट करके बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके बारे में आप क्या करेंगे? अगर 25 जो जिनकी उम्र 25 साल की है 42% बेरोजगार है वो, और जिनकी उम्र 25 से 29 साल की है 22.8% बेरोजगार हैं, उनके बारे में क्या बात करेंगे आप कभी उनकी बात करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आप गारंटी किस चीज की देते हैं? सत्ता पाने की गारंटी, पार्टियां तोड़ने की गारंटी, महंगाई बढ़ाने की गारंटी, बेरोजगारी बढ़ाने की गारंटी। अनुराग जी, अगर आप बीच में सांस ले तो एक बात तो आप स्वीकार करेंगे ना कि अखिलेश जी यदि डिंपल यादव की जगह किसी पिछड़े, दलित, आदिवासी को सदन में भेजा होता तो मैं सलाम करता उनको। ये तो स्वीकार करेंगे ना आप? नरेंद्र नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी में कोई एक व्यक्ति, 21 राज्यसभा सदस्य होते थे हमारे, एक व्यक्ति को नीतीश कुमार ने परिवार से उठा के नहीं भेजा। कितनी बार के सांसद रहे? जब आपको सम्राट चौधरी दिखे और कोई गरीब दिखाई नहीं? अरे मुझे पता है सकरी चौधरी के बेटे, मुझे एक सेकंड हो गया शाउटिंग में। पानी पीजिए अनुराग जी, अनुराग जी प्लीज। एक सेकंड सुधांशु जी जवाब देंगे। आवाज यहाँ का काट दीजिए। मैं पहले आप लोगों को कह रही थी आराम से। एक सेकंड चिल्लाना बंद कीजिए। अब आप लोग चिल्ला तो प्लीज स्टॉप इट। मैं आप तीनों को कह रही हूँ, मैं तीनों को। अच्छा ये बंद कीजिए अनुराग जी। ये ना विक्टिम कार्ड और रोना, आपको मैं बता रही हूँ, सुनिए ना। कल तक अगर एक प्रश्न पूछ लिया जाता था विपक्ष की एकता पर तो सारी बंदूकें मीडिया पर तान देते थे आप लोग। आज आप लोग खुद बिखरे हैं। ये बिखरने का श्रेय आपको लेना पड़ेगा। मेरे सवाल से आप भी बचे, मेरे सवाल से दुबे जी भी बचे, एक सेकंड, मेरे सवाल से राधिका जी भी बची, लेकिन आरक्षण के आप बचे, आपने नहीं जवाब दिया। जयंत चौधरी का नाम कितनी बात होती है, 30,000 रुपए लिए उसमें चर्चा हो जाए ना, ऑडियो बंद कर पता चल जाएगा इंडिया गठबंधन का हाल क्या है भ्रष्टाचार में, क्या चर्चा हुई? कम से कम उनका ऑडियो बंद कर दीजिए। सवाल क्या है? सवाल ये है कि आप लोग इस सवाल से भागने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने लोगों की आंखों में धूल झोंकाई ये कह के कि हम एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे बीजेपी के सामने। आप ये नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि आपकी निजी महत्वाकांक्षाओं ने आपकी देश हित पर जो सोच थी उसको पलट दिया। आप ये नहीं स्वीकार करेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे। एक सेकंड आपको अभी मौका नहीं दिया मैंने, लेकिन बात दलितों की हो रही है। बात देश के अंदर में विपक्ष पे सारा आरोप लगेगा इंडिया गठबंधन, जो एनडीए गठबंधन, उस पर अच्छा इनको ऑडियो नहीं जा रहा है, ये फिर भी चिल्लाएंगे, इनको आदत है। अनुराग जी लगातार बोलते रहिए, आपका ऑडियो डिप कर दिया है पीसीआर ने। एक सेकंड आनंद दुबे जी भी यही बैठे हुए हैं और आपको इसके लिए साधुवाद कि आप मौके का इंतजार कर रहे हैं। मैं आऊंगी सर आपके पास, लेकिन सुधांशु जी जवाब दे लें इसका, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बात उन्होंने कही कि अगर डिंपल यादव की जगह आप किसी पिछड़े को भेजते तो हम आपको साधुवाद कहते। परिवारवाद से लेकर आरक्षण, दलितों का कैसे उनको उनका अधिकार हक मिले, इस पर पीएम ने चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में कहा कि एक बार नेहरू जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी अब हम दिखा रहे हैं, उसका जो रेफरेंस है 27 जून 1961 को लिखी चिट्ठी में नेहरू ने लिखा था कि मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये एक सच्चाई है, लेकिन इसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने इस बार कम से कम चुनाव में 5 राज्यों के चुनाव में भी कास्ट सेंसस पर वो बोल रहे थे और उसके बाद भी उन्होंने इशू उठाया है और कहा है आरक्षण करेंगे। जल्दी से सुना देते हैं पीएम ने क्या कहा, फिर सुधांशु जी आपके पास आ रही। नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं
किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। क्या जातिवाद की राजनीति और चुनाव में उसकी जो एक इंपॉर्टेंस है, महत्व है, सुधांशु जी, अब उससे आप लोग भी अछूते नहीं रहे हैं? पार्टी तोड़ने में देखिए अंजना जी, मैं एक बात गंभीरता से कहना चाहूंगा। वास्तविकता में क्या बात है, जैसे कहा कि जाति एक भारतीय समाज की वास्तविकता है, परंतु यह भी एक वास्तविकता है कि जात की राजनीति सबने की, परंतु ईमानदारी से जो करता है किसी भी चीज की राजनीति, उसका फल मिलता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो आपने 61 की बात कही, हमारा कोई स्टैंड बताइए जो 61 से लेकर 2013 में सैद्धांतिक विषय पे चेंज हो गया हो। कोई नहीं है भाई। हमारा चाहे धारा 370 हो, कॉमन सिविल कोड हो, राम मंदिर हो, भारत को परमाणु शक्ति बनाने का रेजोल्यूशन जनसंघ ने 66 में पारित किया। 32 साल बाद हमारी सत्ता आई, 32 दिन इंतजार नहीं किया, काम करके दिखाया। और मोदी जी के जमाने में क्या हुआ? ये जो स्टैंड चेंज करते हैं, पल में तोला पल में माशा, फिर बन जाते हैं खुद ही तमाशा, तो ये समस्या आती है। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं एक और फैक्ट, आज मैं अंजना जी आपके करोड़ों दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले पिछड़ों के आरक्षण की बात किसने कही थी? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। मेरे विचार से मिश्रा जी बैठे हुए हैं, इनको निश्चित रूप से ध्यान होगा। एक पुराना बड़ा नारा देती थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को, हिंदी में संसोपा कहते थे। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। कहां गई संसोपा? खत्म। क्योंकि उद्देश्य न्याय दिलाना नहीं था, राजनीति करना था। वीपी सिंह मंडल लाए थे। मंडल 7 अगस्त 1990 को लागू हुआ। क्यों भाई? 8 दिन बाद तो 15 अगस्त आ रहा था। दिसंबर में ये सत्ता में आए, 8 महीने तक नहीं लागू किया, जबकि बनी हुई रिपोर्ट रखी थी 8 घंटे में लागू हो सकती थी। 8 दिन बाद 15 अगस्त था और वो वीपी सिंह का पहला 15 अगस्त होने जा रहा था। मगर क्यों लागू किया? क्योंकि 9 अगस्त को देवीलाल की रैली थी और एक किताबों में रेफरेंस लिखा हुआ है कि देवीलाल की रैली के समय जनता दल टूटने की कगार पे था। उस समय बहुत सी ऐसी जातियां कृषक वर्ग की थी जो तब ओबीसी में नहीं थी, आज ओबीसी में थी। क्योंकि उद्देश्य पवित्र नहीं था, इसलिए न जनता दल वो रह गया, न वीपी सिंह रह गया। हमने जो काम किया ईमानदारी से किया पिछड़े वर्ग के लिए। अब ये बताइए, हमने उस जमाने में कल्याण सिंह जी, विनय कटियार जी, उमा भारती जी, नरेंद्र मोदी जी, ये तो उस जमाने के नेता हैं जब मंडल का नामो निशान नहीं था। हमने उस जमाने में खड़े किए। आज आप देखिए नीतीश कुमार जी, उस समय हम जिनके नेतृत्व में बिहार में हमने चुनाव लड़ा, उसके बाद आप देखिए, हम आपको बताते हैं, हमने 5 पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री बनाए, 8 डिप्टी सीएम बनाए हिंदी भाषी क्षेत्रों में, और 1 पीएम मिला लीजिए तो 14। और इस 14 में सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो एक जाति के हैं, यानी कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी की जाति एक है, सम्राट चौधरी जी और केशव प्रसाद मौर्य की जाति है, बाकी सब अलग अलग जातियों के हैं। ये होता सबका साथ सबका विकास इस वर्ग में, हर वर्ग को स्थान देना, सबको सम्मान देना। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो सामाजिक न्याय का दावा करते हैं, उनकी जानते हैं सामाजिक न्याय क्या है? बिहार में एक है जो कहते गरीब गुरबा का परिवार है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। सामाजिक न्याय है कि जब सत्ता मेरे से हटे तो मेरी पत्नी, फिर मेरा साला, फिर मेरा बेटा, फिर मेरा दूसरा बेटा, फिर मेरी बेटी, खत्म। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी खड़े हुए थे, धरती पुत्र सामाजिक न्याय के प्रतीक। मैं, मेरा भाई, मेरा दूसरा भाई, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरी बहू, खत्म। और मजे की बात यह है कि सामाजिक न्याय के जितने पुरोधा है, सबकी पारिवारिक आय एक दशक में सैकड़ों करोड़ तक पहुंच गई। मजे की बात है जो कहते हैं हम गरीबों की राजनीति कर रहे हैं, हम वंचितों पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, उन्हीं के जो ऑफिशियल उनके डिक्लेरेशंस हैं, उनके ट्रस्ट जिनमें वो मेंबर्स हैं, सब सैकड़ों करोड़ के मालिक हो जाते हैं। इसलिए वास्तविकता यह है कि अब देश की प्रबुद्ध जनता है। मैंने एक बात और बोली थी अंजना जी, मैं कह देना चाहता हूं, हम प्रिंसिपल अपोजिशन, खड़गे जी ने बोला था कि 1951 में भारत की साक्षरता दर 18% थी। ठीक है, तब तक कांग्रेस का शासन रहा 40 साल। कांग्रेस का शासन खड़खड़ाना उस दिन शुरू हुआ जिस दिन 91 में 51% हुई। हम मुख्य विपक्षी दल बने। 2001 में 60% हुई साक्षरता की दर। हमारे नेतृत्व में गठबंधन आया। 2011 में 70% हुई रेट ऑफ लिटरेसी। मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत आया। अब जब 80% होने जा रही है, 400 की मेजॉरिटी आने जा रही है।
ये होता है जो जो जागरूकता हुई, मीडिया स्वतंत्र हुआ, जुडिशरी स्वतंत्र हुई, सारा का सारा शिजरा सामने आता चला गया। तो हमने जो किया, नेहरू जी की चिट्ठी पर आज वो घेर रहे हैं, तो आप लोग कहते हैं कि क्यों गड़े मुर्दे उखाड़, लेकिन आप लोग भी तो आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने आरएसएस जनसंघ के दिनों को याद दिलाया है। तो आप हेडगेवार गोलवलकर को खींच कर लाते हैं, वो नेहरू जी को खींच कर ला रहे हैं। अंजना जी, मैंने तो शुरुआत में ही कहा बहुत अच्छी बात है, देश के युवा पीढ़ी को जिनको अभी नहीं पता नेहरू जी की चिट्ठियों के बारे में, उनको सबको पता चल रहा है कि किस तरीके से जो देश एक सुई नहीं बनाता था आज वो कितना विकसित है। 70 साल जो कांग्रेस की सरकारें रही, किस तरीके से उन्होंने आज, जैसा मैंने कहा, ऐसा देश बनाया कि एक गरीब इंसान जो चाय बेचता था आज प्रधानमंत्री बन सका। लेकिन आज जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, एमबीए बन रहे हैं, उनको चाय और पकौड़े की दुकानें खोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब रही बात कि कास्ट और SC ST की बात कर रहे थे जो मोदी जी ने तो कहा था कि देश में सिर्फ 2 ही जातियां हैं और वो 2 जातियां हैं अमीर और गरीब। और 2 दिन पहले वो पार्लियामेंट में कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं, देश का सबसे बड़ा ओबीसी आपके सामने है। वो ओबीसी जो पहले, अब मुख्यमंत्री बनने से पहले जो जाति से मोदी जी आते हैं, जिसका नाम है मोद गमची जाति, वो कभी ओबीसी में नहीं आते थे, वो स्वर्ण जाति में आते थे। मोदी जी मुख्यमंत्री बनते हैं गुजरात को तो अपनी जाति को ओबीसी में ले आते हैं। तो पहले मोदी जी तय कर ले कि वो जातिवाद को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, कि जातिवाद उनके लिए सिर्फ अमीर और गरीब तक सीमित है कि नहीं। रही बात, फिर मैं आती हूं कि देखिए उस समय के जो हालात थे जब हमें देश मिला था अंग्रेजों से और जब हमने सरकारें बनाई थी, और उसके बाद 3 बार नेहरू जी चुन के भी आते हैं, तो आप बार बार जो सवाल उठाते हैं कि देश की जनता के ऊपर, आप हर बार जो कांग्रेस की सरकारें आई हैं वो चुन के आई हैं, तो मोदी जी बार बार देश की जनता के ऊपर सवाल उठाते हैं और उसी देश की जनता के साथ मिलके आज हम यहाँ तक देश को लेकर आ पाए। उस समय जरूरतें अलग थी, आज समय अलग है, तो आज हम डिमांड कर रहे हैं कि, और सबसे ज्यादा तकलीफ अंजना जी पता है क्या हो रही है कि पहली भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल रही, सबने देखा कि कर्नाटक हम जीते, तेलंगाना हम जीते, हिमाचल प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रदेश है वो तक हार गए। अब जो दूसरी न्याय यात्रा चालू हुई और राहुल जी बार बार कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है। वो कह रहे हैं समय के साथ सोच बदली, आ रही हो सुधांशु जी, समय के साथ सोच बदली है, कांग्रेस पार्टी की बदली है। वो कह रहे हैं कि अब हम आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं 50% से। मैं दोनों बातों का जवाब दे देता हूं। पहले इन्होंने कहा कि जब नेहरू जी को सत्ता मिली थी तो उस समय देश में क्या बनता था, तो मैं बता देना चाहता हूं, कोई दर्शक जाके चेक कर ले। भारत में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी ब्रिटिश टाइम से, चाइना में कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं थी। हमारी एयरफोर्स 1932 में बनी, चाइना की 1949 में बनी, और 62 में हमें उसके कारण इतनी समस्या झेलनी पड़ी। अब आप सुन लीजिए, भारत में पावर प्रोजेक्ट 1894 में बन गया, शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट कर्नाटक में। भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर 1916 में बन गया था, तब तक सीवी रमन को नोबेल प्राइज भी मिल चुका था मैडम। ऐसा नहीं सब कुछ नेहरू जी करके लाए थे, उस समय हमारे देश में बहुत कुछ एडवांस भी अवेलेबल था। मैंने कहा ना, एयरफोर्स हम दुनिया के चुनिंदा देशों में थे जिनके पास एयरफोर्स थी। मगर क्या करें, आजादी के बाद उनमें सब में खिलौने की फैक्ट्री खोल दी, शांति के कबूतर उड़ा दिए, और ऐसे कबूतर उड़ाए कि तोते उड़ गए हाथ के। खैर वो तो एक अलग विषय है, जो ये कहना कि सिर्फ नेहरू जी ने किया, क्योंकि ISC मैंने बता दिया वो बहुत पहले बन गया था। अब आते हैं इस वर्तमान स्थिति के ऊपर। बड़ी अच्छी इन्होंने बात कही, न्याय यात्रा। महोदया, मैं आपसे विनम्रता से कहूंगा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर सवाल उठाने वालों से कहिए जरा, ये किस मुहूर्त में न्याय यात्रा शुरू करें, जरा इसका पता तो कर लें। जिस राज्य से गुजरते वहां बर्बादियों का मंजर शुरू हो जाता है। शुरुआत की असम से, तो मुंबई में देवड़ा जी अलग हो गए, पहुंचे बंगाल के दरवाजे पे तो ममता जी ने 40 पार वाली बात कह दी। अब बताइए, इधर झारखंड की तरफ गए, सरकार तो बच गई, CM वहां निपट गया। बिहार की तरफ मुड़े तो नीतीश कुमार जी चले गए। उत्तर प्रदेश में आने की बात है तो पता नहीं क्या होगा। कल्याण सिंह जी को किसने पार्टी से निकाला था? कल्याण सिंह जी की बात करते थे आप। कल्याण सिंह जी नहीं, कल्याण सिंह हमारे बगल के नेता ने आपकी पार्टी छोड़ के गए। उमा भारती जी कहाँ आज की डेट में? अभी हमारे बगल के नेता ने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र किया। आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी 20 साल के करीब वक्त इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आप लोग दूर से आए, माफी के साथ। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।